नमस्कार दोस्तों, क्रेजी एक्सप्लेनर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। युजी एक गरीब बच्चा था जिसे प्रतिभा की कमी के लिए कम उम्र में उसके पिता द्वारा धमकाया गया था। वो अपनी प्रतिभाशाली बहन की छाया में रहते थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा से अपने परिवार को समृद्ध बनाया। लेकिन जब उनके घर पर एक त्रासदी आई तो युजी एक अनाथ बन गया जिसे बुरे लोगों द्वारा दुनिया का सबसे ठंडा कुलीन सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि उनकी यात्रा सबसे ठंडी यात्रा में से एक थी जिसे किसी ने भी कभी देखा है। उनके माता पिता ने हमेशा उनकी उपेक्षा की क्योंकि उनके पास कभी भी वैसी प्रतिभा नहीं थी जो उनकी बहन काजुकी ने कम उम्र में की थी। उसके रेखाचित्र उसके पिता को आश्चर्यचकित करेंगे और उसकी प्रतिभा प्रसिद्ध कलाकारों की सफलता हासिल करेगी, जिससे उसे कई कला प्रतियोगिताओं को जीतने और उसके काम को लाखों डॉलर में बेचने की अनुमति मिली। युजी अपनी छोटी बहन से बचते हुए बड़े हुए क्योंकि जब वो उसके साथ था तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। काजुकी अपने भाई द्वारा महसूस किए जा रहे शून्य को भरना चाहती थी, इसलिए वो एकमात्र व्यक्ति बन गई जो उसके साथ खेलती थी और यहाँ तक कि उसे गेंद फेंकना भी सिखाती थी। वे एक साथ समय बिताते थे और उनकी बहन ने उन्हें हर चीज के माध्यम से समर्थन दिया, उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि उनमें असाधारण क्षमता थी, वो एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने कभी उसे खुशी दी और उसे उसके जैसा बनने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि वो जो बुरे चित्र बनाएगा वो उसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए संजोएगा। हालांकि उनके पिता ने युजी के काम का मजाक उड़ाना जारी रखा, जहाँ युजी ने शर्मिंदगी से अपने काम को नष्ट कर दिया। एक यादृच्छिक दिन पर युजी अपने घर के अंदर एक अजीब आदमी से मिला जिसने उससे पूछा कि क्या वो एक दिलचस्प बॉक्स से चॉकलेट का एक टुकड़ा पसंद करेगा। उसके पिता ने युजी को शर्मिंदगी कहा, लेकिन रहस्यमय आदमी एक धूर्त मुस्कान देता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, काजुकी ने अपनी प्रतिभा को छिपाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पेरिस में अपनी कला की पढ़ाई भी रद्द कर दी। इसके बजाय वो अपने भाई के साथ मंगा पढ़ने में समय बिताएगी, ये कहते हुए कि उसे अपने पूरे जीवन में अकेला होने के बजाय दोस्त बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए। वो नहीं चाहती कि युजी उनके पिता के समान व्यक्ति बने और उसे एक ही समय में कुछ दोस्त बनाने पर काम शुरू करने के लिए कहती है। उनके सामयिक चित्र उनके परिवार की एकमात्र आय बन गए, लेकिन युजी के साथ उनका व्यवहार बदतर हो जाएगा। उनका परिवार हर रात खाने के लिए बाहर जाता था, लेकिन उनके लिए केवल ठंडी बासी रोटी छोड़ देता था। सूखी रोटी को खाने का एकमात्र तरीका इसे पानी के साथ भिगोना था। ये देखकर काजुकी फ्रिज में कोई भी खाना खाने के लिए उस पर चिल्लाया, लेकिन युजी उसे बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके माता पिता उस पर पागल हो जाएंगे। काजुकी की उदासी बढ़ती है कि वो यह नहीं जानता कि युजी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया है और अपने दुर्व्यवहार के लिए अपने माता पिता पर चिल्लाता है। फिर भी कुछ भी नहीं सुधरा। उसके पिता स्पष्ट रूप से अपनी नफरत दिखाना जारी रखेंगे और उसकी मां ने अपने पिता के क्रोध से बचने के लिए खुले तौर पर उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। एक बार युजी देर से घर आया और अपनी बहन को बताया कि वो एक दोस्त के साथ खेल रहा था। काजुकी सोचता है कि क्या वो एक लड़की है, जो वो उसे बताता है कि यह था, लेकिन चिंता है कि वो अपने नए दोस्त को धमकाएगी। वो उसे बताती है कि वो यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि क्या उसके दोस्त उसके लिए उपयुक्त है और लड़कियों के साथ लगातार दोस्ती करने के लिए उस पर पागल हो जाता है। काजुकी की ईर्ष्या बढ़ जाती है और वो उस पर चिल्लाती है कि उसे लड़कियों के साथ दोस्ती करने के लिए उसकी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। युजी स्वीकार करता है और वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे बताती है कि उसे एक दिन उसके लिए सही लड़की मिल जाएगी। उसी दिन बाद में काजुकी ने उससे पूछा कि क्या वो सामान्य भाई बहनों की तरह उसके साथ स्नान करना चाहता है। काजुकी ने उसे बताया कि भाई बहन हमेशा ऐसा करते हैं और उससे पूछा कि क्या उसने पहले कभी किसी लड़की को चूमा है, जैसा कि वे मंगा में करते हैं। काजुकी ने उस दिन उसे चूमा, उसे बताया कि यह सच्चा प्यार है जो वो उसके साथ साझा करती है और उसे सभी प्रकार की चीजें सिखाई। आखिरकार उसने एक नियमित हाई स्कूल में दाखिला लिया और अपनी अविश्वसनीय प्रतिभाओं को छिपाने के लिए बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गई। उसके दोस्त उसके मोहरे की तरह बन गए क्योंकि उसने उन्हें हेरफेर किया, लेकिन उसका प्रभाव उसके माता पिता के हेरफेर तक बढ़ गया और इससे युजी किसी भी चीज से ज्यादा डर गया। लेकिन युजी अपनी बहन पर निर्भर थे, ये कामना करते हुए कि वो त्रासदी के दिन तक हमेशा के लिए उस तरह से रहना जारी रख सके। एक बस खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और लाल बालों वाली एक लड़की जीवित बची थी। युजी के पिता अवसाद में पड़ गए और बोतल की ओर मुड़ गए। उसका क्रोध बढ़ने लगा और उसकी मां ने उसे छिपाना शुरू कर दिया। जब भी उसके पिता घर आते थे तो युजी को केवल एक चीज याद होती थी कि उसके पिता अपनी मां पर चिल्ला रहे थे क्योंकि वो बस इसे लेती थी और कहती थी कि मुझे खेद है। वो कल्पना करने योग्य सबसे खराब पिता बन गया।
इसलिए युजी और उसकी माँ एक नए घर में भाग गए जहाँ उसने आखिरकार उसे एक सामान्य बेटे की तरह माना। वो उसके हाथ से खाना पकाने का आनंद लेता था और महसूस करता था कि वो स्वर्ग में रह रहा था। भले ही वे टूट गए, जब तक वे अपने पिता से दूर थे उन्हें एक साथ खुशी मिली, लेकिन उनकी शांति नहीं टिक पाएगी और 1 साल बाद युजी के पिता ने आखिरकार उन्हें फिर से पाया था। वो युजी की माँ से कहता है कि वो उसे एक और सोने का अंडा देगी और युजी अपने पिता को रोकने के लिए कहने की कोशिश करता है। वो अपनी माँ को इस तरह से देखकर सहन नहीं कर सका, लेकिन उसके पिता ने उसे फ्रिज में पटक दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, युजी ने अपने पिता को देखा और उसे समाप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। उसे याद आया कि उसकी बहन ने उससे पूछा था कि वो किसी आदमी को मारने के लिए किस हाथ का उपयोग करेगा। हंसते हुए वो अपनी माँ को आराम देता है और वो उससे पूछती है कि उन्हें इस बार कितनी दूर भागना चाहिए। वो उसे पहले दौड़ने के लिए कहती है और वो बाद में उसके साथ शामिल हो जाएगी, उसे अपनी पूरी जीवन की बचत देगी। वो उसे ट्रेन स्टेशन पर भागने के लिए कहती है और उसे अपने दम पर ऐसा करने के लिए शुभकामनाएं बताती है। बिना कुछ सोचे समझे युजी अपनी माँ की बात मान लेता है और ट्रेन स्टेशन की ओर भाग जाता है। लेकिन घंटों बीत जाते हैं और वो एम्बुलेंस सायरन सुनना शुरू कर देता है। जैसे ही युजी अपने घर वापस जाता है, वह पाता है कि उसके पिता को पीटा गया था और वो अपने घर में प्रवेश करता है। केवल ये पता चलता है कि वो फिर कभी अपनी माँ से बात नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद उनकी चेतना फीकी पड़ गई और बाद में वो अपनी माँ के केवल एक नोट के साथ एक अस्पताल के अंदर जाग गए। उसने उससे माफी मांगी, ये सोचकर कि वो कहाँ गलत हो गई और चाहती थी कि वो अनाथ के रूप में जाने के लिए कहीं भी नहीं रह सके। रहस्यमय आदमी रे उसका अभिभावक बन गया और उसे अपनी छोटी बहन के रूप में कपड़े पहनाने लगा। लेकिन युजी ने अपने परेशान करने वाले अभिभावक को अनदेखा करने का प्रयास किया, क्योंकि अब उसके पास दीवारें थी जहां वो खा सकता था और सो सकता था। रातें बीत गईं, लेकिन उनमें से एक पर रे का अंगरक्षक आया और युजी को परेशान करने के लिए तैयार था, लेकिन युजी के हाथों उसकी कयामत का सामना करना पड़ा। रे आश्चर्यचकित हो गए कि युजी इसके साथ आगे बढ़ने में सक्षम था और उसे खुद का बचाव करने के लिए बधाई देता है, जैसा कि उसे करना चाहिए था। युजी पूछता है कि क्या रे पागल है। रे ने उससे कहा कि वो उसे एक मजबूत उपकरण बना देगा और उसे प्रशिक्षित करने के लिए अपने सैन्य परिसर में भेजा। उनके दिन सबसे ठंडे सैनिक बनने में बिताए गए थे और वह रे के पसंदीदा शिष्य थे, लेकिन इससे केवल अन्य बच्चे उसे धमकाते रहे। केवल एक व्यक्ति था जो उसके प्रति दयालु था, मार्लिन नाम की एक लड़की जिसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। वो उसका इलाज करेगी और यहाँ तक कि उसके लिए अपना भोजन भी बचाएगी, और उसने सोचा कि वो एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वो भरोसा कर सकता था। रे इस द्वीप पर ओस्लो के नाम से जाएगा और यहाँ तक कि असली चाकू का उपयोग करके भी प्रशिक्षित करेगा। युजी के साथ उसने उसे चाकू पर भरोसा करना और मारने से पहले मारना सिखाया। आखिरकार दुनिया में हर कोई उसका दुश्मन था, जिसमें उसका अपना परिवार भी शामिल था। ओस्लो ने उसे यह विश्वास दिलाने के लिए ब्रेन वॉश किया कि वो उसका एकमात्र सहयोगी था। फाइनल एग्जाम का दिन आ गया और उसका टेस्ट सामने खड़े शख्स को मारने का था, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि मार्लिन था। वो उसके खिलाफ सामना करने के लिए तैयार हो गया और वो उसकी ओर भागने लगा, उसे घूंसा मारने लगा और उसे नीचे पटक दिया। उसकी चपलता ने उसे पीछे छोड़ दिया और उसके वार ने उसे नीचे गिरा दिया। यहाँ तक कि जब उसने वापस खड़े होने की कोशिश की तो उसने एक किक दी जिसने उसे वापस जमीन पर पटक दिया, लेकिन उसकी माँ को उसके पिता से चोट लगने की यादें उसके सिर में चमकने लगी। उसे उस दिन देखी गई छवियों की याद आई और उसका दिमाग बिखरने लगा। मैच के दौरान मार्लिन ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और उसे नीचे लात मार दी। उसके ऊपर खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसने उसे मुक्का मारना शुरू कर दिया और युजी का मानना था कि यह सब उसके पिता को समाप्त करने के अपने पाप के लिए भुगतान करने के लिए था। इससे पहले कि वो इसे जानता था, युजी हार गया था और ओस्लो के लिए एक निराशा बन गया था। जेल की कोठरी के अंदर मार्लिन अपने घावों का इलाज करने के लिए आती है, रोती है और उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसने उसके साथ ऐसा नहीं किया होता। मार्लिन उसे खिलाने की कोशिश करना जारी रखेगी और अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई के दिन तक उससे बात करने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। उसने उसे अलविदा कहा और वो उसे फिर से देखेगी, लेकिन यह आखिरी बार था जब उसने मार्लिन को देखा और उससे बात की। नर्स ने अपनी पहली नौकरी के बाद युजी को दुखद समाचार का खुलासा किया और युजी ने सोचा कि क्या वो दयालु होने के बजाय उसे पीटकर उसे बचाने में सक्षम था। स्नातक होने के बाद युजी ने अपना पहला हत्या मिशन शुरू किया और एक अमीर आदमी के कमरे में एक नौकरानी के रूप में छिपा। जबकि वो विचलित था, युजी अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब रहा। उनकी हत्याएं तब तक सफल होती रहीं जब तक कि एक दिन वे ओस्लो के घर में नहीं घुस गए।
कानून प्रवर्तन ने अपने रास्ते में खड़े सभी लोगों को नष्ट कर दिया और ओस्लो को लगभग घेर लिया। उनकी सभी सुरक्षा को नष्ट करने के बाद उन्होंने एक भूमिगत मार्ग और एक स्टील के दरवाजे की खोज की जो इसकी रक्षा करता था। इसे उड़ाने के बाद उन्हें केवल एक सफेद बालों वाला बच्चा मिला जो अंदर बैठा था और यूजी के सफेद बाल गिर गए। साको लड़के को देखता है, यह महसूस करते हुए कि उसे कुछ दिलचस्प मिला है। ओस्लो पानी के माध्यम से भागने में सक्षम था। साको यूजी को अपने साथ जापान ले जाने का फैसला करती है, लेकिन जेबी उसका पीछा करने का फैसला करती है क्योंकि उसे उन दोनों की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। अस्पताल के अंदर साको उसे बिस्तर से बाहर निकलने का आदेश देता है। अगले 40 सेकंड के भीतर वो उसे सिर में मारती है और उसे धमकी देना जारी रखती है, इसलिए जेबी बच्चे के साथ अधिक सौम्य होने के लिए उस पर चिल्लाता है। लेकिन यूजी ने कभी दयालुता का अनुभव नहीं किया है और यह नहीं जानता कि कैसे जवाब देना है, इसलिए साको उसे कचरे की तरह मानता है और उसे इसे काटने के लिए कहता है। वो उसका चेहरा पकड़ लेती है, कहती है कि वो अब से उसका भगवान बनने जा रही है। अपने घर के अंदर वो उसे अपने गंदे कपड़े बदलने का आदेश देती है, लेकिन वे जो देखते हैं वो उन्हें चौंका देता है। उनके स्थान पर उसका शरीर निशान और बंदूक के घावों से भरा हुआ है और उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। साको जेबी को उनके लिए पेय और भोजन लाने के लिए कहता है, लेकिन खाने की मेज पर यूजी नहीं खाता है। इसके बजाय जब एक मक्खी आती है तो वो उसे अपने हाथ से कुचल देता है। जैसे ही वो मक्खी को देखता है उसका दिमाग जम जाता है और वो डर के मारे चिल्लाता है और ऊपर फेंक देता है। साको उसे सांत्वना देने के लिए आता है, उसे पुके नहीं करने के लिए कहता है। अपने घृणित घर में वो रात में सोता है और साको को पता चलता है कि उसका दिमाग उसके विचार से अधिक टूटा हुआ है, क्योंकि जब उसने उसे स्नान किया तो उसने 2 बंदूक के घाव, अनगिनत चाकू, गूग और टूटी हड्डियां देखी। साको सोचता है कि उसके लिए सिर्फ जीवित रहना आसान हो सकता है, लेकिन वो कसम खाती है कि वो उसे अपने भगवान के रूप में बचाएगी। अगली सुबह साको यूजी के ऊपर बैठा है, उसे खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूजी उसे बचाने के लिए जेबी से भीख मांगता है। साको उसे गूंगी गोरी बात करना छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत अकेला और बेवकूफ है, वो कुछ भी सुन लेगी। आप एक पीड़ित है, जेबी यूजी को सख्त होने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि साको उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है। रसोई के अंदर जेबी भोजन पर एक अच्छी नजर डालती है और महसूस करती है कि वो प्रिय है। प्लॉट वो बाथरूम में सोनिक की तुलना में तेजी से दौड़ती है और बाकी दोपहर यूजी के लिए खाना पकाने में बिताती है। साको सोचता है कि वो अभी भी जिद्दी होगा, लेकिन जब जेबी अपने गीले सुनहरे चावल को अपने चेहरे पर चिपकाता है तो वो इसे बाहर खाने का फैसला करता है। साको यूजी को अपना पिल्ला देता है जो अब उसका साथी होगा और उसे इसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहता है। यूजी ने इसे जॉन डो नाम देने का फैसला किया, जो सेना में एक लाश का कोड नेम है। साको उसे अपने पिल्ला के साथ खेलते हुए देखता है और जेबी सोचता है कि यह पहली बार है जब उसने उसे एक वास्तविक बच्चे की तरह अभिनय करते हुए देखा है। कुछ महीने बीत जाते हैं और साको खुफिया एजेंसी के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। जेबी उसे चेतावनी देता है कि अगर वो इस तरह से छोड़ देती है तो उसे कैद कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, और सोचता है कि क्या यूजी वो कारण है जो वो बदल रहा है। साको ने खुलासा किया कि वो मरने से डर गई है क्योंकि उसे यूजी की देखभाल करनी है, लेकिन वो अपनी आंखों में दृष्टि खोने लगी है और अब एक अच्छा स्नाइपर नहीं हो सकती है। रात में वो बाहर जाती है और देखती है कि यूजी सितारों को घूर रहा है और रो रहा है। यूजी बढ़ता जा रहा है और जैसे ही वो दौड़ता है उसे साको के शब्द याद आते हैं कि उसे प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों के साथ लोकप्रिय होने के लिए तेजी से दौड़ने की आवश्यकता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है साको उसे बताता है कि मिडिल स्कूल में दौड़ना पर्याप्त नहीं है और यह कि बुरे लड़के जो लड़ने में सक्षम है वे लड़कियों को प्राप्त करते हैं। वो उसे सख्त होने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है, उसे एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए सिखाती है जो मजबूत है और सही कारणों से लड़ता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने के बजाय वो उसे जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसका उपयोग करना सिखाती है, इसलिए वो अपने कुत्ते को उसे काटने के लिए बुलाता है। अंत में वो उसे सिखाती है कि सेनानी केवल मध्य विद्यालय में लोकप्रिय है और लड़कियां केवल हाई स्कूल में स्मार्ट लोगों को पसंद करती है। काश मेरे लिए ऐसा ही होता। साको उसे सभी प्रकार की किताबें पढ़ता है, चाहे वो आम हो या नॉन फिक्शन। उसे बताता है कि वो उसे सब कुछ खरीद लेगी। वो साको को धूम्रपान करते हुए अपनी बंदूक साफ करते हुए पाता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने पहले कभी इनमें से किसी एक को निकाल दिया है और उसे जंगल में ले जाता है। अगले दिन वो 300 मीटर से अपना पहला शॉट फायर करता है और पूरी तरह से चूक जाता है।
हालांकि वो इसे अगले शॉट में प्राप्त करने के लिए दृढ़ है और साको उसे एक उपहार का वादा करता है। यदि वो ऐसा करता है तो वो लक्ष्य को निशाना बनाता है और लक्ष्य को निशाना बनाता है जैसा कि वादा किया गया था। साको उसे नंबर 9029 के साथ एक केस देता है जो उसका एजेंट नंबर था। ये स्नाइपर राइफल अब से यूजी की होगी। हालांकि वो उसे बताती है कि उसे कभी हार न मानने के लिए अपने रास्ते का पालन करने की जरूरत है। यूजी साको से पूछता है कि क्या वो उसे अपना मालिक कह सकता है, क्योंकि उसके लिए वो माँ या बहन नहीं थी, वो कम से कम एक पिता था। केवल एक चीज जो वो उसके लिए बन गई वो एक मास्टर थी। सर्दियों के दौरान साको यूजी के लिए गोला बारूद इकट्ठा करता है और वे शिकार पर एक साथ निकलते हैं। वो एक हिरण को लक्षित करता है और साको उसे एक भी गोली बर्बाद नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि वे करदाताओं के पैसे खर्च करेंगे। हालांकि यूजी लड़खड़ा जाता है और ट्रिगर खींचने में असमर्थ होता है। साको को अपनी कमजोरी का एहसास होता है और वो उसे दोष नहीं देता है, क्योंकि वो किसी भी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक है। एक यादृच्छिक दिन पर यूजी अपने कुत्ते को भौंकने के लिए जागता है, लेकिन पाता है कि एक भालू उनके घर में घुस गया है। जल्दी से यूजी अपने बेडरूम में भागता है और अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन केवल जॉन को भालू द्वारा काटे जाने को देखने के लिए वापस आता है। वो अपने कुत्ते को बचाने के लिए लक्ष्य लेता है, लेकिन उसका दिमाग उसे कार्रवाई करने से रोकता है और वो भालू पर गोली चलाने में विफल रहता है। जैसे ही भालू चला जाता है, यूजी अपने कुत्ते को वापस लेने के लिए अपना साहस बनाता है। डर का उसका जीवन अब उसे उस व्यक्ति को बचाने से नहीं रोकेगा जिसकी वो परवाह करता है, इसलिए जैसे ही वो भागता है और लक्ष्य बनाने के लिए तैयार होता है, वो बर्फ पर फिसल जाता है और अपनी बंदूक बंद कर देता है। भालू नोटिस करता है और उसे जिंदा खाने के लिए तैयार है, लेकिन यूजी भालू पर वार करने के लिए अपने चाकू का उपयोग करता है। भालू एक ही हिट में उसे दूर फेंक देता है और यूजी का पूरा दिमाग एक साधारण छड़ी के साथ भालू को समाप्त करने के शब्दों के साथ चमकता है। वो भालू की आंख को अंधा कर देता है और अपनी बंदूक प्राप्त करता है, उसे भालू के सिर से नीचे इंगित करता है। पास से एक सरसराहट आती है और वो एक जोड़े शावकों को अपने कुत्ते की ओर जाते हुए देखता है, क्योंकि यह उनका भोजन है। यूजी सोचता है कि उसका कुत्ता क्यों, उसका परिवार उनका भोजन क्यों बन गया है। वो सोचता है कि यह कोई अन्य जीवन क्यों नहीं हो सकता था जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, और आग लगाते समय दर्द में चिल्लाता है। वो बाद में अपने कुत्ते के कॉलर के साथ साको के पास वापस आता है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। यूजी अंत में भालू को नहीं मार सका और उसे बताता है कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, इसका कोई फायदा नहीं था। वो उसे अपनी छाती से गले लगाती है, उसे बताती है कि यह ठीक है। वे सूर्यास्त को अपने कुत्ते के कॉलर को दफनाने में बिताते हैं और यूजी की इच्छा है कि वो साको की तरह मजबूत हो सके ताकि वो खुशी से मर सके। साको उसे बताता है कि उसका जीवन सिर्फ कुछ अर्थहीन बहाना नहीं है जब तक कि वो मर नहीं जाता, और वह जानती है कि वो कुछ भी नहीं मार सकता जब तक कि वो उसे प्रत्यक्ष आदेश नहीं देती। हालांकि वो उसे याद दिलाती है कि उसका भोजन और आश्रय सभी करदाताओं द्वारा दिया जाता है, इसलिए वो ये सुनिश्चित करने के लिए ऋणी है कि वो उनकी रक्षा कर सके। पुराने दिनों में साको उसे बताता है कि वो तब तक नहीं मर सकता था जब तक कि वो 10 दुश्मनों को मार नहीं देता, लेकिन अब उसे 10 लोगों को बचाना होगा। वो उसे बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने लिए ट्रिगर खींचने के लिए बहुत कमजोर है, लेकिन उसे दूसरे के जीवन को बचाने के लिए इसे खींचते समय कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ साल बीत जाते हैं और साको जेबी को बताता है कि यूजी ने प्लॉट डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। जेबी सोचता है कि वो किस तरह की कहानी का जिक्र कर रही है और साको उसे बताता है कि वो कहानी थी। वो उसे बताती है कि यूजी बढ़ती कार्रवाई का अनुभव करने में सक्षम था जब उसने उसके कथा नक कवच को हटा दिया और उसके पूरे चेहरे पर चरमोत्कर्ष किया। इससे पहले कि उसकी साजिश गिरने की कार्रवाई का अनुभव करे, जेबी उस पर कुछ ऐसा करने के लिए चिल्लाता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन साको उसे बताता है कि यही कारण है कि उसका कथा नक कभी विकसित नहीं होगा। आखिरकार वे एक पुरुष और महिला है जो 2 साल से एक साथ रह रहे हैं। यूजी को याद है कि वो साको के साथ शोवा में था और वो उससे पूछती है कि उसका जन्मदिन कब है। यूजी ने उसे बताया कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसने उससे पूछा कि वो अपने जन्मदिन के लिए क्या चाहता है। यूजी उसे बताता है कि वो एक अच्छा अभिभावक चाहता है। वो उसे काटती है और वो शर्मा जाता है, तो वो उसे बताती है कि वो उसे सभी का सबसे अच्छा उपहार देगी। वो उससे पूछता है कि यह क्या है और वो कहती है कि वो वर्तमान होगी। इससे आपका क्या मतलब है? ऐसा ही उनका पहला मौका था और जेबी पूछते हैं कि क्या उन्होंने केवल एक बार ऐसा किया है। साको कहते हैं कि उन्होंने तब से हर एक दिन प्लॉट विकास पूरा किया है। यूजी रामेन के साथ वापस आता है और जेबी नाटक करता है जैसे वे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे डर है कि यूजी ने उन्हें सुना है। साको उसे बताती है कि यही कारण है
कि उसने कभी चरमोत्कर्ष का अनुभव नहीं किया है। वो उसे एक कोशिश देने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है और उसे इस बीच कुछ पे लेने के लिए कहती है। कुछ बोतलों के बाद साको ने यूजी को एक विशेष मिशन देने के लिए बुलाया। अब जब जेबी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है तो वो चाहती है कि यूजी उसे एक अच्छा समय दे। वो उसे बेडरूम में खींचता है और उसे जाने नहीं देता है। वो उसे उसके पहले नाम से बुलाता है और वो जो मांसल रात का खाना तैयार कर रहा था उसे खाने के बजाय वो अपनी मांसल राइफल से भस्म हो जाती है। सनसनीखेज कुछ और साल बीत जाते हैं और साको के स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो जाती है। यूजी नोटिस करता है कि जब भी वो पीना शुरू करती है तो उसके हाथ हिल रहे हैं और उसे रोकने के लिए विनती करता है क्योंकि वो सब कुछ है जो उसने छोड़ दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार उससे पूछता है कि क्या वो बीमार है। वो उससे झूठ बोलती थी और उसे बताती थी कि वो नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ थी। उसने अधिक से अधिक जोनिंग शुरू कर दी और उसके स्वास्थ्य ने उसे काम से चूकना शुरू कर दिया। बात इतनी खराब हो गई कि जब उसके पास फोन आया तो वो फोन का जवाब भी नहीं दे पा रही थी, इसलिए यूजी को उठाना पड़ा। दूसरी तरफ एक एजेंट साको को वर्तमान मिशन का जवाब देने और अनुच्छेद 9 का आह्वान करने का आदेश दे रहा था, जिससे इनकार करने पर उसे कैद किया जा सकता था। अपने वर्तमान स्वास्थ्य के कारण यूजी ने कुछ दिनों बाद अपनी नौकरी करना शुरू कर दिया। जेबी साको से पूछता है कि वो साइट पर उससे बात क्यों नहीं कर रही है, लेकिन साको उसे स्वीकार करता है कि वो काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। जेबी साको पर चिल्लाता है कि उसने यूजी को अपनी नौकरी लेने के लिए उसी तरह से मजबूर किया जैसे ओस्लो ने उसे मजबूर किया था, लेकिन यूजी जोर देकर कहता है कि यह उसका निर्णय है क्योंकि वो एक दिन साको को चुकाना चाहता है। जेबी को चिंता है कि यूजी साको की जीवन शैली से बह रहा है, लेकिन यूजी जोर देकर कहता है कि यह उसके लिए अपने जीवन में अर्थ खोजने का तरीका है। जेबी साको पर चिल्लाती है और यूजी को बाहर ले जाती है। उसकी छत में गोलियां दागती है क्योंकि वो नदी के ऊपर से निकल रही है। यूजी ने खुलासा किया कि उसने साको से कहा कि वो उसके जैसा बनना चाहता है और सोचता है कि जेबी साको की प्रतिक्रिया जानता था या नहीं। जेबी उसे बताता है कि साको शायद इस दुनिया में उसके दो को नहीं चाहता है, लेकिन खुश है कि उसके पास यूजी है जो उसे देख रहा है। वो उससे एक अंतिम बार पूछती है कि क्या यह वो रास्ता है जिस पर वो चलना चाहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि यह एकमात्र तरीका है जिससे वो कभी भी उनके लिए ऋण चुका सकता है। उनके जाने के बाद साको उसे बताता है कि वो सैन्य स्कूल में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहा है। एक बड़ा काला आदमी उससे पूछता है कि वह इसमें क्या है, और यूजी ने खुलासा किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने माता पिता को समाप्त कर दिया है। यह उसे चौंकाता है, लेकिन यूजी का कहना है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। प्रमाणित होने के बाद यूजी उस आदमी से कहता है कि अगर वो एथलीट फुट नहीं चाहता है तो उसे अपने जूते खुद खरीदने चाहिए। सैनिक आश्चर्यचकित है कि वो ये कैसे जानता है, और यूजी ने खुलासा किया कि वो एक बच्चा होने के बाद से एक सैनिक रहा है, लेकिन आदमी सोचता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। बेडरूम में आदमी उसे एक एशियाई लड़का कहता है, लेकिन यूजी उसे बताता है कि वो जापानी है और खुद को यूजी के रूप में पेश करता है। आदमी उसका मजाक उड़ाता है और उसे यूजिन कहता है क्योंकि वो लड़की दिखता है, लेकिन यूजी उसे सही करता है और उसे बताता है कि उसका पागल संगीत उसे बहरा मोरन बना रहा है। आदमी इसे अच्छे खेल में लेता है और खुद को डैनी बोनर के रूप में पेश करता है क्योंकि उसके पास एक बड़ा काला है। डैनी यूजी को शॉर्टी कहता है और यूजी हार मान लेता है। अगले दिन कमांडर यूजी के चेहरे पर थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे एक सैको द्वारा उठाया गया है, इसलिए उसे थप्पड़ से आभारी और सम्मानित किया जाना चाहिए। क्या प्रशिक्षण के दौरान डैनी पीछे रह जाता है और यूजी को इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे सभी धूमपान बंद करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि जब वे तैरते हैं तो डैनी की बड़ी मांसपेशियां तेजी से बाहर निकलती है और यूजी उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि अगर बड़ी साजिश वाली लड़की डूब रही थी तो वो क्या करेगा, और यह डैनी को शार्क की तुलना में तेजी से तैरने के लिए प्रेरित करता है। लंच के दौरान डैनी यूजी के नए चेहरे का मजाक उड़ाता है, लेकिन यूजी उसे बताता है कि उनके कमांडर को हाल ही में दर्द हुआ है। डैनी उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो एक गोरिल्ला है जो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन यूजी उसे आकर्षक कहता है। डैनी सोचता है कि यूजी पागल है, लेकिन एनी पीछे से आती है और डैनी के बड़े दंड का स्वाद लेती है। क्षमा करें, मेरा मतलब था कि एनी ने डैनी को दंडित किया। रेंज अभ्यास के दौरान यूजी हर एक गोली को बिंदु पर गोली मारता है, जो कमांडर को एक सैको के रूप में आश्चर्यचकित करता है। दुनिया का सबसे अच्छा स्नाइपर एकमात्र था जो इस तरह के कारनामे को पूरा करता था। एक लड़की उनकी बातचीत सुनती है और स्निपिंग में पहले स्थान से सम्मानित किए जाने वाले यूजी की देखरेख करती है। वो बाद में रात में उसके पास आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। वो खुद को मिली के रूप में पेश करती है
और यूजी सोचता है कि केवल पुशिंग महिलाएं ही है जो उसे स्विमिंग पूल के बगल में मिलती है। वो उसे तब तक रोकता है जब तक कि वो माफी नहीं मांगती। वो उसे दूसरे स्थान के स्नाइपर के रूप में पहचानता है और उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। लावा के लिए मौली बंद हो जाती है। मिली उसे बताती है कि उसका मतलब मार्कमैनशिप से था और वे उसके हथियार के साथ एक सीमा में जाते हैं। वो उसे बताती है कि उसके पिता इन लक्ष्यों को तब मारते थे जब वे सीमा से बाहर होते थे, लेकिन उनका मानना था कि यह सब सिर्फ नशे में था और झूठ बोल रहा था। यूजी का पहला शॉट छूट जाता है और वो उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास केवल 6 शॉट बचे हैं। यूजी उससे पूछता है कि आज आकाश का रंग क्या है और लक्ष्य को मारते हुए निशाना लगाता है और आग लगाता है। वो उसे बताता है कि उसके पिता शायद झूठ नहीं बोल रहे थे और मिली को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। उस दिन के बाद उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया और उन्हें जहाज पर अपनी अंतिम परीक्षा के लिए विदेश भेज दिया गया। डैनी उससे पूछता है कि उसने अपने पैसे से क्या खरीदा क्योंकि वो एक कार पाने में सक्षम था, लेकिन यूजी ने खुलासा किया कि उसे केवल एक महिला की घड़ी मिली। डैनी ने अपनी घड़ी और यूजी के एशियाई अनुनय का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यूजी मिली को छोटे घंटे का हाथ दे रहा है जबकि डैनी उसे लंबे मिनट का हाथ दे सकता है। इमोशनल डैमेज मिली उसकी अश्लील भाषा सुनता है और बहस करते समय उसे लात मारता है। एक यादृच्छिक अजीब अपनी छोटी बहन के साथ डेटिंग सिम्युलेटर खेल रहा है और अपना दिमाग खो देता है क्योंकि वो अपने प्लॉट कवच को हटा देती है। वे आश्चर्यचकित है कि वो बेशर्मी से ऐसा कैसे कर रहा है और आश्चर्यचकित है कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है। यूजी इस विषय में सुसंस्कृत है और जानता है कि वो जापान से संस्कृति का साथी व्यक्ति होना चाहिए। दिन ब दिन यूजी को आदेश दिया गया था कि वो वैसा ही करे जैसा उसे बताया गया था और उसका आत्मविश्वास पैदा करना था, जब तक कि एक दिन उन्हें वास्तविक युद्ध के मैदान में तैनात नहीं किया गया। जंगल के अंदर यूजी अपने स्क्वाड्रन को एरिजोना के एक पूर्व कार चोर और ठग को देखता है, एक गरीब लड़की जो टॉयलेट में खुद को बेचती थी, एक एनीमे ओटाकू जो अपनी बहन को चाहता है और अंत में एक स्नाइपर जो किसी को नहीं मार सकता। वे पूरी सेना में सबसे बेकार समूह थे, लेकिन डैनी उसके विचारों को बाधित करता है और उससे पूछता है कि क्या वो भोजन के लिए उस पक्षी को प्राप्त करना चाहेगा। यूजी निशाना लगाता है और पक्षी को मारता है, लेकिन फेंकना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि वो किसी व्यक्ति को मारने से कैसे निपटेगा अगर एक पक्षी ने उसके साथ ऐसा किया। अपने टेंट के अंदर उन्हें मैदान पर अपने कार्यवाहक कमांडर से मिलवाया जाता है। जाल बिछाने के उनके दिन शुरू हुए, लेकिन एक रात यूजी को एहसास हुआ कि दुश्मन उनके लिए आ रहे हैं। लड़ाई शुरू होते ही वे स्थिति में आ जाते हैं और यूजी दुश्मन को बेअसर करने के लिए आग लगाते हैं, लेकिन शूटी के बाद ऊपर फेंक देते हैं। उसके दोस्त अग्रिम मोर्चे पर लड़ना जारी रखते हैं क्योंकि वे सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यूजी लड़खड़ाने लगता है। उसका कमांडर उसे अपनी आंखें बंद करने और यह महसूस करने के लिए कहता है कि उसके सभी दोस्त, उसका एकमात्र परिवार, मर सकता है जिन्हें उसने इस पूरे समय बिताया है और उनके साथ हंसी और भोजन साझा किया है। वे सभी उसका परिवार है जो उसे दुश्मन से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कमांडर उसे बताता है कि दुश्मन इंसान नहीं है और लोगों को मारते समय संकोच करना ठीक है, लेकिन उसे वापस बैठकर अपने परिवार को असहाय रूप से मरते हुए नहीं देखना चाहिए। उसका कमांडर उसे उन्हें मारने के लिए कहता है और वह इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा कि वो उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। एक एक करके दुश्मन नीचे गिर गया और यहाँ तक कि जब यूजी उससे नफरत करता है तो कमांडर दुश्मनों को बेअसर होने की मात्रा की गिनती जारी रखता है। एक भी शॉट बर्बाद नहीं होता है और दुश्मन की पूरी फ्रंटलाइन खत्म हो जाती है। यूजी युद्ध करना जारी रखता है, लेकिन कमांडर उसे रोकता है, उसे बताता है कि अब सब कुछ ठीक है और वह शांति से सो सकता है। बेहोश होने के बाद यूजी मिलर की गोद में उठता है जो उसे आराम देता है। वो उसे बताती है कि हर कोई उसके द्वारा बचाया गया है और वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे और वो उसे कभी मरने नहीं देगी। युद्ध के मैदान में कुछ समय रहने के बाद उसका संकल्प मजबूत हो गया और वो अपने आसपास लगातार लड़ाई और विस्फोटों से प्रभावित नहीं था। हालांकि डैनी इस बात की दृष्टि खोना शुरू कर देता है कि यह युद्ध किस बारे में है और जीतने का क्या मतलब है, लेकिन उनकी तैनाती समाप्त हो जाती है और यूजी अपने सभी दोस्तों के साथ उस भयानक पृष्ठभूमि से बच जाता है। जैसे ही वो अपनी मातृभूमि में वापस चला जाता है, डैनी मिली के पास आती है और पूछती है कि क्या वो अपने प्रेमी के साथ ठीक होगी। वो उसे बताती है कि उन्होंने कल अलविदा कहा और अपने रिश्ते को नष्ट कर दिया। इसलिए डैनी अंदर आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे अपने 10 इंच के साथ नष्ट करके बेहतर महसूस करा सकता है। इसे रोको।
कुछ मदद ले। मिली उस खिड़की को घूरती है जहाँ यूजी था और भगवान से प्रार्थना करता है कि यूजीन को जीवन में खुशी मिलेगी और वो जो कुछ भी करता है उसमें धन्य होगा। गोधूली के झुंड में यूजी घर जाने के लिए एक विमान पर सवार होता है। यह एक हवादार दिन था जब वो अपने परिचित पहाड़ पर लौट आया और रास्ते ठीक वैसे ही थे जैसे उसे याद था। उसका स्वागत घर साको था और वो सोचती है कि वो अब अधिक परिपक्व दिखता है। महान कथा नक विकास के बाद यूजी साको को बताता है कि उसका चेहरा देखकर वो पहली बार खुश हुआ है। यूजी उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके जीवन के साथ क्या करना है, लेकिन वो उसे इसका हर हिस्सा देना चाहता है। उसके बाद उन्होंने वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद अपना अंतिम प्रशिक्षण समाप्त किया और यह आखिरी बार था जब उन्होंने डैनी के दोस्ताना मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा था। जैसे ही हर कोई रो रहा था, यूजी सोच रहा था कि डैनी का मजाक कब खत्म होने वाला है। कुछ महीने बीत गए और स्पेन में यूजी के मिशनों में से एक के दौरान जेबी ने उसे तुरंत घर आने के लिए बुलाया क्योंकि साको गिर गया था। उन्हें केवल एक ही जानकारी मिली थी कि यह गोली लगने से पुरानी स्थिति थी। उनके जीवन में कई बार डॉक्टरों ने उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर उन सभी पदार्थों से बेहद नाजुक हो गया था जिन्हें उन्हें अपनी तैनाती के दौरान लेने के लिए मजबूर किया गया था। एक बार जब वो वहां पहुंचा, जेबी ने यूजी को बताया कि साको बहुत बार चेतना से बाहर निकल रही है और वो लंबे समय से बेहोश हो रही है। यूजी साको को घर पहुंचने में इतना समय लेने के लिए माफी मांगते हुए देखता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और यूजी उससे पूछता है कि क्या वो मर रही है, जिस पर वह कहती है कि वह है। वो हमेशा उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है कि वो उसके साथ जीवित रहेगी। वो रोना शुरू कर देता है, उसे बताता है कि उसने अभी तक उससे सब कुछ नहीं सीखा है, लेकिन वो उसे रोना बंद करने और एक आदमी बनने के लिए कहती है जैसा कि उसने उसे सिखाया था। वो यूजी को बताती है कि वो आखिरकार समझ गई है कि उसके जीवन का क्या मतलब है, क्योंकि वह मरने वाली है। यह उसका संकल्प था जिसने उसे बचाने और उसके साथ अपना जीवन बिताने की अनुमति दी। यूजी रोते हुए उसे बताते हैं कि वो जीवन में उनकी एकमात्र बचाने वाली कृपा थी जिसने उन्हें हर बिंदु पर धोखा दिया। वो उसे बताता है कि वो अंत तक उस पर विश्वास करना चाहता था क्योंकि वो जीने का एकमात्र कारण था। साको उसे अब से अपने लिए अपना जीवन जीने के लिए कहता है। आखिरकार यह उस प्रकार का आदमी है जिसे वो हमेशा चाहती थी कि वो बने। वो उसे बताता है कि वो नहीं कर सकता और वो केवल उसकी वजह से बच गया। हर बार जब वो ठंडा होता था तो वो गर्मी थी जिसे वो बदल सकता था। वो सोचता है कि उसके बिना ये किस प्रकार का भविष्य होने जा रहा है, लेकिन वो उसे खुद के लिए पता लगाने, लड़ने और संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करती है और वो आदमी बनने के लिए जो वो हमेशा उसे बनना चाहती थी। वो उसे बताती है कि उसने स्वीकार कर लिया है कि वो पास होने जा रही है, लेकिन यूजी उससे पूछता है कि उसे किसने अनुमति दी, भले ही यह भगवान था। यूजी उसे अपने पक्ष में रखने के लिए उससे लड़ना चाहता है। साको उसे इतना मूर्ख होने से रोकने के लिए कहता है। वो उसके साथ बाकी समय बिताता है और वो उसे बताती है कि सितारे आज बहुत सुंदर है। यूजी बाहर देखता है और उसे बताता है कि सितारे आज बहुत सुंदर है। साको यूजी से कहती है कि उसे याद है कि जब वो पहली बार उसके साथ रहने आया था तो वो सितारों को देख रहा था और रो रहा था। वो उससे पूछती है कि वो किस बारे में सोच रहा था, लेकिन यूजी उसे बताता है कि उसे याद नहीं है। साको हंसते हुए कहते हैं कि वो उनकी प्रतिक्रिया जानती है। वो उसे बताती है कि वो थक गई है और उससे पूछती है कि क्या वो सोने जा सकती है। यूजी उसे बताता है कि वो सोने जा सकती है और उसके बाद साको फिर कभी नहीं उठा। उसके शरीर को जेबी के अधीनस्थों द्वारा ले जाया गया था और यूजी ने खुद को एक साथ खींचने की कोशिश की। जब तक उसका अंतिम संस्कार किया गया, जेबी ने उसे बताया कि उन्हें राख के बीच एक गोली मिली और यूजी सोचता है कि यह वास्तव में साको के व्यक्तित्व के अनुकूल है। सप्ताह बीत जाते हैं और यूजी सोचता है कि क्या वो अपनी कयामत से मिलने पर एक थैली के रूप में उसी स्थान पर जाएगा, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं होने देंगे, तब तक नहीं जब तक कि वो 5 लोगों को बचाने के अपने वादे को पूरा नहीं करता। यह उसका एकमात्र उद्देश्य बचा है, लेकिन किसी दिन वो उसे फिर से देखना चाहता है। यूजी कई दिनों तक फर्श पर सोता है, लेकिन जेबी उसे जगाने के लिए आता है। उस केबिन में रहना जहां साको की उपस्थिति अभी भी बनी हुई थी, यूजी के सिर को उन विचारों से भर रहा था जिनके बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए था। इसलिए तंजी उसे अपने साथ रहने के लिए अपने अपार्टमेंट में ले गई। एक साथ रहते हुए वे एक दूसरे के घावों की भरपाई करेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे, या कम से कम उन्होंने सोचा कि वे करेंगे। रात के खाने के दौरान जेबी यूजी से कहता है कि वो कुछ भी मांग सकता है और वो उसे बताता है कि वो एक बेहतर टूथब्रश चाहता है क्योंकि वर्तमान बहुत नरम है। इससे परेशान होकर जेबी उससे पूछता है कि क्या वो इस पूरे समय उसके टूथब्रश का उपयोग कर रहा है, और यूजी उसे बताता है कि वो अपने लंबे और खुरदरे टूथब्रश से अपना मुंह ब्रश कर रही है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेबी को पता चलता है कि वो कितनी गूंगा थी और 2 और टूथब्रश खरीदती है। यूगी माफी मांगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे उम्मीद करनी चाहिए थी कि वो एक सैको की तरह कच्चा होगा। अफसोस की बात है, यूजी एक ऐसी चीज बन गई जिसने जेबी को एक साको की याद दिला दी जो उसे परेशान करता था, और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ना है। एक बार ऐसा होने के बाद वो खड़ी रहती थी और उससे पूछती थी कि क्या उसके साथ रहना उसे साको की याद दिलाएगा। वो एक रात रोया, माफी मांगी क्योंकि यह उसके लिए बहुत मुश्किल है।
जैसे जैसे दिन बीतते गए जेबी कम से कम घर आने लगा। उसके पास जितना भी समय बचा था वो सोच रहा था कि क्या उसे यात्रा पर जाना चाहिए। उसे याद है कि साको ने उससे कहा था कि अगर कोई रास्ता है जिसे वह नहीं जानता है तो उसे रुकना चाहिए और इसके माध्यम से अपना रास्ता खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक कि गलत विकल्प बनाते समय उसे अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की कोशिश करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि उसके सामने क्या है। उसने उससे वादा किया कि वे उसकी मोटरसाइकिल पर एक साथ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन उसने कभी भी अपने वादे को पूरा नहीं किया। यूजी उठता है, जेबी को बताता है कि वह एक यात्रा पर जा रहा है जहां भी हवा उसे ले जाती है और उससे वादा करता है कि वो वापस आ जाएगा। यूजी को आश्चर्य हुआ कि उसने उसे इतनी आसानी से जाने दिया क्योंकि वह रात में अकेली हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैं जाता हूं वो सेक्स मोटरसाइकिल पर ड्राइव करती है। दिन बीतते हैं और वो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं। शिविर के दौरान वो बारिश के माध्यम से जाना जारी रखता है और यहाँ तक कि जूलिया को संदेश भी देता है कि वो उससे प्यार करता है। सड़क के बीच में कहीं उनकी बाइक खराब हो जाती है और उन्हें उसे तौलना पड़ता है। एक आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो कहीं सुरक्षित यात्रा करना चाहता है, लेकिन यूजी कहता है कि वो सिर्फ एक बेवकूफ है जो चारों ओर दौड़ रहा है और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आदमी हंसता है, ये सोचकर कि युवा होना अच्छा होगा, जो यूजी में कुछ बदलता है। रात में वो सोचता है कि क्या युवा होना वो है जो उसे याद आ रहा है और जेबी को ईमेल करता है कि वो घर जा रहा है। वो साको की कब्र पर देने के लिए एक पे खोलता है और माफी मांगता है कि वो कुछ भी समझे बिना वापस आ गया। यूजी अपनी बाइक तोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो साको को ये पूछते हुए सुनता है कि क्या उसे मजा आया। वो उसे बताता है कि उसने अपनी यात्रा का आनंद लिया, लेकिन आश्चर्य करता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि इस यात्रा ने उसे सिखाया है कि वह क्या खो रहा है और सोचता है कि उसे युवा होने और स्कूल जाने में एक और कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। यह उस क्षण था जब यूजी ने जेबी को अपनी जीवन कहानी बताना बंद कर दिया और सैन्य कमांडरों से अनुच्छेद 9 के तहत एक मिशन पूरा करने का निर्देश प्राप्त किया। वे उसे याद दिलाते हैं कि विफलता एक विकल्प नहीं है और इस मिशन को अस्वीकार करना देशद्रोह के समान होगा। यूजी प्रोन स्थिति में आ जाता है, सीधे अपने लक्ष्य पर निशाना लगाता है। वो उस संगीत बॉक्स को सुनता है जो ओस्लो उसके लिए खेला करता था और उन शब्दों ने उसे वो आदमी बनने के लिए आश्वस्त किया जो वो आज है। यूजी ने अपने दायरे में लक्ष्य की पुष्टि कर दी है, हालांकि वो महसूस करना शुरू कर देता है कि यह सबसे खराब स्थिति। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और यह आपकी कृपया ध्यान दें, यदि आप लॉर्ड वियर्स द्वारा नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सुपर एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह शायद ही उचित है, लेकिन साथ ही जब हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तो अधिसूचित होने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। ये मेरी पंक्तियाँ थी। ओह सॉरी,